प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक हमने जो है 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इसके आगे आज हम लोग देखेंगे धन का बहिर्गमन। ठीक है, धन का बहिर्गमन की भारत से किस प्रकार से ब्रिटिश काल में भारत की संपदा और संपत्ति संसाधन किस तरीके से जो है ये ब्रिटेन को पहुंचाया जा रहा था अंग्रेजों के माध्यम से। तो कौन सी नीतियां किस प्रकार से थी, इसका एक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं दादा भाई नौरोजी। उनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें इन्होंने बाखूबी इसका चित्रण किया है कि किस प्रकार से भारत का धन जो है वो ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। तो आज की हमारी हेडिंग क्या होगी? आज की हमारी हेडिंग होगी धन का बहिर्गमन। यहाँ आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन। तो धन का बहिर्गमन क्या होता है, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। धन के बहिर्गमन से हमारा आशय ये है कि उन सभी समस्त भुगतान जिसके तहत जो है हमारे यहाँ की संपत्ति और संसाधनों को जो है ब्रिटेन पहुँचाया जा रहा था या ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, और उसके तुलना में या उसके विपरीत हमें कोई प्रतिफल, जैसे ना तो भौतिकी रूप से और ना ही आर्थिक रूप से हमें कोई लाभ हो रहा था। तो यही चीज होता है धन का बहिर्गमन। मतलब धन को जो है हमारी संपत्ति को निकाल के जो है किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा देना। तो इसके नाम से ही ये कन्फर्म है कि धन का बहिर्गमन, यानी कि धन यहाँ से गमन कर जाए, चला जाए, बाहर चला जाए। बहिर मतलब बाहर होता है, गमन मतलब चला जाए। ठीक है, यहाँ से गमन कर जाए धन, यही होता है धन का बहिर्गमन। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसको प्रस्तुत किए थे। इसी चीज को आप लोग एक पॉइंट वाइज करके नोट कर लीजिए। और भी हम आगे बताएंगे कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से और जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम अभी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि क्या होता है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। इसके अंतर्गत वे समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके तहत भारतीय संपत्ति एवं संसाधनों को ब्रिटेन भेजा जा रहा और प्रतिफल स्वरूप भारत को कोई भौतिक या
आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि इसके अंतर्गत उन समस्त भुगतान को सम्मिलित किया जाता है। यह समस्त भुगतानों इसके अंतर्गत, थोड़ा सेंटेंस को सही कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत उन समस्त भुगतानों, उन लिख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही रहे, उन समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। तो उन समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है कि भारतीय संपत्ति, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम भारत के ही संदर्भ में बताएंगे। और वो कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रिटेन को भेजा जाए। हमारी संपत्ति, हमारे संसाधन कहाँ भेजे जा रहे थे? ब्रिटेन कंपनी के माध्यम से या कंपनी के थ्रू जो है इसको ब्रिटेन भेजा जा रहा था। और प्रतिफल स्वरूप हमें, यानी कि भारत को कोई ना तो भौतिक लाभ मिल रहा था और ना ही कोई आर्थिक लाभ इससे प्राप्त हो रहा था। तो यही चीज क्या कहलाती है? धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक का नाम है, जो पूछा जाता है उसको, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें इसका जिक्र इन्होंने बाखूबी किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक 1867 में जो है लंदन में हुई थी। और उसी बैठक के तहत जो है एक लेख जारी किए थे दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया मतलब इंग्लैंड जो है वो भारत को कर्जे में कर रहा है, इस प्रकार का लेख जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने पारित किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर देखें तो दादा भाई नौरोजी जो है एक पारसी समुदाय से संबंधित थे, बहुत ही उस समय के बहुत अमीर व्यक्ति थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, इन्हें, क्योंकि ये राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो है इन्होंने काफ़ी इनका भी योगदान रहा है। तो इनको जो है वो क्या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यहाँ नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दिया जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब भारत के वे वृद्ध बहुत शानदार व्यक्तित्व के थे, इसलिए इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है कहा कि जो राजा होते हैं, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, हालांकि सारी बातें हम नोट नहीं करवाएंगे, सारी बात नोट करवाना संभव नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम बता दे रहे हैं।
आप लोग उसको सुन लीजिए, और जो पॉइंट्स हैं उनको हम लिख दे रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो है एक इनके बारे में कथन भी है। इन्होंने कहा था कि जो है राजा जो है वो जनता के लिए बना है, राजा जो होता है वो जनता के लिए बना होता है, जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। इसका भी जिक्र इन्होंने किया था। ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि जो धन यहाँ से जा रहा था, भारत से जो धन जा रहा था उसका 1/4 भाग जो है सीधे ब्रिटेन या इंग्लैंड को जाता था, जो पुनः वही 1/4 भाग हमें कर्ज के रूप में आता था। तो कर्ज के रूप में आने के बाद यहाँ से क्या होता था, यहाँ निवेश किया जाता है, कर्ज दिया जाता है, ऋण के रूप में आता है, फिर उसका ब्याज सहित वसूल के पुनः इंग्लैंड को जाता था। तो इस तरीके से भारत में ये शोषणकारी नीतियां चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। और इनके जो विचार थे, इनके विचारों से सर सैयद अहमद खान सहमत नहीं थे, मतलब इनके जो सिद्धांत है उससे सहमत नहीं थे। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जो दादा भाई नौरोजी के विचारों से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, सर सैयद अहमद खान, पॉइंट अगला डाल दीजिएगा, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे जो भी सिद्धांत इन्होंने कहा कि भारत से धन निकल के इंग्लैंड को जा रहा है, तो सर सैयद अहमद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, अर्थात जो है इनके विरोध में रहते थे। तो ये दादा भाई नौरोजी के विरोध में थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, दरअसल सर सैयद अहमद खान जो थे वो चरित्र से ही जो है वो अंग्रेजों के हितैषी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका विरोध किए थे कि ये जो है गलत है, तो हम इनके विचार से सहमत नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और किसने क्या कहा है, जैसे आप देखेंगे महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, उन्होंने जो पुणे में एक व्याख्यान दिया था, तो उन्होंने जो भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पे चर्चा की है। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 ब्रिटेन को जाना बताते हैं। पुणे में महादेव गोविंद रनाडे जो है अपना व्याख्यान देते हैं, और धन के बहिर्गमन सिद्धांत में अगले कड़ी में अपनी बात को जोड़ते हुए वो कहते हैं कि भारत में जितनी भी राष्ट्रीय पूंजी थी उसका 1/3 भाग कहाँ चला जा रहा था, ये चला जा रहा था ब्रिटेन को। ठीक है, हम ऐसा इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत में किसने क्या कहा है। ठीक है, किसने क्या कहा है, या कौन कौन से विद्वान या कौन कौन से आर्थिक इतिहासकार इसमें शामिल थे या नहीं शामिल थे, ऐसा प्रश्न बना हुआ है, इसलिए हम इनका नाम नोट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पूंजी होती थी उसका 1/3 भाग
ब्रिटेन को जाता था, इन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात की चर्चा की है। ठीक है। और एक चीज, विद्वान हमारे आर्थिक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने जो है अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली आर्थिक इतिहास की पुस्तक मानी जाती है, में भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की है, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। रमेश दत्त ने भी अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहीं पे नोट कर लीजिए, जो भारत की प्रथम आर्थिक इतिहास की पुस्तक, जो भारत की पहली आर्थिक इतिहास की पुस्तक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, में भी ने भी स्वीकारा है, या ऐसे लिख सकते हैं, रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से दो दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का क्या नाम है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो भारत की प्रथम आर्थिक पुस्तक है। ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत की पहली आर्थिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो यहाँ से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को जानते रहिएगा। तो रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक में इस चीज़ को स्वीकारा है। और इसके बाद देखेंगे कि आप 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, तो 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में जो है कांग्रेस की तरफ से भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया था, प्रस्ताव को पास कर लिया गया था कि भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा है, यानी कि भारत से धन जो है वो ब्रिटेन को भेजा जा रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 1896 में कांग्रेस कलकत्ता कांग्रेस के, ऐसा लिख लीजिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये भी वहाँ प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में कि भारत से धन के बहिर्गमन किया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग जानते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और इसमें एक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, वो भी जो है मानते हैं कि भारत से धन के बहिर्गमन किया जा रहा है। ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने
जी सुब्रमण्यम अय्यर ने ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का आलोचना की थी। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर भी जो है इन्होंने भी जो है ब्रिटेन की इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत की आलोचना कड़े शब्दों में किया था। इस चीज को भी आप लोग जानते रहिएगा। एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका में भी जो है इसको प्रकाशित किया जाता था, वहाँ भी इस चीज की चर्चा की गई है। तो इतना आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे।